दिया। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं हुई होगी, राइट? तो देखिए अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बिल्कुल नहीं गए, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल मीनिंग पे गए हैं कि अच्छा इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलता है और इस एक्सप्रेशन को जितना तोड़ मरोड़ के किया जा सकता था वो किया गया, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या बताता है और उस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, इतनी चीजें हमने कर ली है, ठीक है। अनिकेत कौन से पार्ट पे दिक्कत है अनिकेत, बताइए। अनिकेत कोई दिक्कत? बाकी लोग इज इट क्लियर? हाँ अनिकेत बोलो। सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, नो पे क्लिक किया। ठीक है, एक काम कीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। आपको बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, अच्छा ये बताओ क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू, कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ही ले लिया। Is it differentiable at x is equal to 1? अनिकेत का कहना है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। गाइस अगर मैं रैंडमली सिंपल बोलूं कि आप इसको fx समझो, ddx का फॉर्मूला लगा, तो x स्क्वायर का ddx क्या होता है, 2x होगा। 7x का ddx क्या है, सिंपल 7 है ना, तो यहाँ से 2x आया और यहाँ से +7 है, फाइनाइट वैल्यू आ गया। फाइनाइट वैल्यू आ गया मतलब डिफरेंशिएबल तो है, क्योंकि x का वैल्यू फिर 1 पुट करोगे तो 2 into 1 + 7 9 हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। क्वेश्चन क्या होगा कि इसको कहते हैं एक्चुअली फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो तरीका यहाँ पे लिखा ना, ये वाला तरीका जहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और दोनों को इक्वल दिखाएंगे, दोनों इक्वल होंगे तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपके मेरे ख्याल से 11th वाली बुक में होगा। अब यहाँ पे जब पूछा जाता है कि इज इट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा तब आप बोलोगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये एक तरीके का क्वेश्चन होता है। और दूसरे तरीके का क्वेश्चन होगा जहां पे वो आपसे सीधा पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा उस एक्सप्रेशन पे चला जाता हूँ, ठीक है। वो एक्सप्रेशन क्या कहता है, लिमिट x टेंडिंग टू c, क्या होता था वो, f of c माइनस f of x। अब यहाँ f of x, f of x माइनस f of c, c के जगह पे 1 आ गया और नीचे क्या होता था, x माइनस c होता था, तो ये क्या आ गया, x माइनस 1। तो जब मेरे को वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव पूछा जा रहा है ना एट x इज इक्वल टू 1, तो उस पॉइंट पे मैं ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालूंगा। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा वो ही हमारा फाइनल डेरिवेटिव का वैल्यू होगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 2x + 7 हो रहा है कि, और 2x + 7 में x का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 × 1 + 7 9। तो चलिए देखते हैं कि एक बार इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 9 आ रहा है कि नहीं, राइट। 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपको स्टेप समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव में हम कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1, सेम वही फॉर्मूला है, वही एक्सप्रेशन है गाइस, लिमिट x टेंडिंग टू c f of x minus f of c divided by x minus c। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1, f of x में क्या डालेंगे हम, x² + 7x रखेंगे, ठीक।
एफ ऑफ वन में क्या होगा, अब गाइस अगर ये हमारा एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो एफ ऑफ वन क्या होगा, एफ ऑफ वन क्या होगा 9 होगा। 9 हो जाएगा राइट। उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 और नीचे x माइनस 1। सर 2 into 1 ऐसा इस बार होगा ना? नहीं नहीं नहीं, इसको अभी मत देखो ना, अभी मैं क्या कह रहा हूँ एफ ऑफ वन, अगर एफ ऑफ सर एक्स 9 थोड़ा 80 ना होगा? हाँ 9 नहीं है 80 है, ठीक है 80 होगा। 80 होगा 1 प्लस 7, एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वन क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 into 1 हाँ, 7 1 प्लस 7 1 8 होगा। 8 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, फाइनली ये क्या बना, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x है, यहाँ पे 8 है, तो हमारा बन गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब ये लिमिट क्या, अब देखो ये घुमा फिरा के क्या आ गया, अब ये घुमा फिरा के आपको सिंपल लिमिट पूछा जाएगा। अब ये लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट करूंगा यार, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऊपर 1 प्लस 7 8, 8 माइनस 8 0, नीचे 1 माइनस 1 0, फैक्टराइज कर देंगे। 0 by 0 ऊपर x का वैल्यू पुट किया, नीचे x का वैल्यू पुट किया, तो 0 by 0 का फॉर्म बन रहा है। और जब भी सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है और हम वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके कारण 0 by 0 आता है, तो हम फैक्टराइज करते हैं। और हमारा फैक्टर क्या होता है हमको यहीं से पता चल जाता है, अगर x अप्रोचिंग 1 है तो हमारा फैक्टर होगा x माइनस 1। तो आपको ऊपर क्या करना है, x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, नीचे तो हमारा x माइनस 1 पहले से ही है, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 आ जाएगा और नीचे हमारा x माइनस 1 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब क्योंकि x 1 के बराबर नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो x माइनस 1 0 नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। x माइनस 1 दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा गाइस, हमारे पास फाइनली बचा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 8। अभी सिंपल सा फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 9, तो ये हमारा फाइनली 9 क्या आ गया, डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया। और इसको अगर आप जो फिजिक्स में सीखे थे वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी यूज करते, तो 2 into x plus 7 होता और उसके बाद 2 into x plus 7 में x का वैल्यू 1 रखते, तो वहां से भी 9 आता। तो प्रोसेस समझ में आ गया है आप लोगों को, क्या प्रोसेस समझ में आ गया है? एक क्वेश्चन ऋतिक, एक क्वेश्चन करते हैं एलएसडी और आरएसडी वाला भी सर लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए ना। ये फैक्टराइज वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर है सर? वो कहाँ से आया, उसके ऊपर तक आ गया है। ये देखो ये x स्क्वायर प्लस 7x है और ये आप ही ने बताया कि 8 है, तो x स्क्वायर प्लस 7x ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो गया माइनस 8 ना, तो ऊपर वही चीज तो आया है, x स्क्वायर प्लस 7x इधर से और माइनस 8 यहाँ से, ठीक है। यस सर। इसके बाद तो सिर्फ सिंपल हमने लिमिट निकालने के लिए फैक्टराइज किया, x माइनस 1 कट गया और हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो बाकी कोई दिक्कत है किसी को, क्या ये क्लियर है? ऋतु, अभिनव, अभिषेक, आदित्य, मोहित, मोहित क्या ये चीज क्लियर है? पवनेश ठीक है। अभिषेक अभी आज सुबह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, बस क्लास ले रहा हूँ और घर पे सो रहा हूँ, यही काम बचा है दवाई खा के। सो ठीक है गाइस, ये क्या तरीका है, ये मतलब वही जो डीडीएक्स हम करते हैं ना सीधा, वो डीडीएक्स का ये दूसरा तरीका है। ऑब्वियस सी बात है कि लंबा तरीका है तो कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है। बोर्ड्स में क्या हो सकता है, बोर्ड्स में आपको इरिटेट करने के लिए ये क्वेश्चन वो दे देंगे और 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। तो जब मैं सिर्फ इतना बोलूंगा ना, तो आप फर्स्ट रूल भी लगा सकते हो, जैसे ये वाला तरीका भी लगा सकते हो और आप डीडीएक्स करके भी कर सकते हो।
ठीक है। अब DDX वाले में क्या है कि वो बहुत इजी है, तो लोग जनरली उसी को करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहा है, अगर वो चाहता है कि आप इस तरीके से डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो, तो क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन बनाएगा वो मेंशन कर देगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 यूजिंग फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो बता देगा कि फर्स्ट रूल से करना है। फर्स्ट रूल से करने का मतलब आपको ये वाला स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, तो आपके बोर्ड में वो बता देगा। क्लियर है? और नहीं बताया तो कोई भी, चाहे वो बच्चे को सब कुछ आता ही क्यों ना हो, कोई भी ये वाला तरीका करके अपना टाइम वेस्ट वहां पे नहीं करना रहा। सब सीधा इसका DDX निकालेंगे और फिर x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए एक एक्सप्रेशन आपको भी मैं दे देता हूं पहले, राइट? आप भी इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन का एक बार यही स्टेप्स फॉलो करके एक बार वैल्यू निकालो, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपने ये चीज सीख लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ये हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है गाइस? मैंने सिंपल सा रैशनल फंक्शन लिया था, आपके पास एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है, तो सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जिन्होंने एक्सप्रेशन नहीं नोट डाउन किया था, एक्सप्रेशन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। ठीक है, इस क्वेश्चन में c का वैल्यू क्या दिख रहा है? c का वैल्यू 3 दिख रहा है। हियर c इज इक्वल टू 3। तो चलिए इसको यूज कीजिए और सॉल्व कीजिए आप लोग। अनिकेत वॉइस आ रहा है अभी? यस सर, अब आ रहा है, उस टाइम नहीं आ रहा। अच्छा
अच्छा, तो सबका आंसर तो सही आएगा, 8 ही आना है। अच्छा, जो आप लोगों का आंसर 8 आया है, तो क्या आप लोगों ने प्रॉपर स्टेप फॉलो किया या लास्ट में डीडी एक्सेल के काम तमाम कर दिया? चलिए एक बार फटाफट मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3 f of x माइनस f of, चलो वो सारी चीजें एक ही बार में लिख देते हैं। f of x मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, f of 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22, और नीचे हमारे पास है x माइनस 3। लिमिट x टेंडिंग टू 3, अब यहाँ पे 7 है या माइनस 22 है, तो वो हो गया माइनस 15। अब माइनस 15 से मुझे 2 लाना है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 15, मतलब फैक्टर्स हो गया 5 और 3, 5 और 3 से 2 लाना है, तो x प्लस 5 इंटू x माइनस 3, ये कट गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 5 8, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओके। ये गाइस एक टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए अब दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहीं पे अब देखिए, जैसे अगर आपको याद होगा लिमिट हो गया या कंटिन्यूटी हो गया, उसमें एक पॉइंट के लेफ्ट में दूसरा फंक्शन होता था और राइट में कोई दूसरा फंक्शन होता था, राइट। फिर आपको पूछा जाता था कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको निकालना होता था। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम अभी अप्लाई करेंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख देता हूँ कि अगर x हमारा लेस देन 2 है तो आपको फंक्शन लेना है x माइनस 1, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आपको फंक्शन लेना है 2x माइनस 2, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, फाइंड ddx of fx at x is equal to 2। इसको एक बार फटाफट सॉल्व करके बताना। फाइंड ddx of fx at x is equal to 2। चलो अच्छी बात है, कन्हैया, निकेत, अदिति, कुंदन, बस वो ये वाला जो मेथड है ना गाइस, वो हम लोग बोर्ड्स के लिए ही देख रहे हैं, क्योंकि ना ही हम उसको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करेंगे, ना ही अगर बोर्ड्स वाला हमसे बोले कि आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालो तो हम वो वाला रूल फॉलो करेंगे। बस बोर्ड्स में अगर बता देता है कि उसी रूल से करना है तभी हम ये करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हम सीधा उस एक्सप्रेशन का ही वैल्यू निकाल रहे थे, काम बन रहा था, लेकिन यहाँ आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऋतिक गलत है यार, अच्छा नहीं ऋतिक सही है, आप ही का आंसर सही है। कुंदन, पवनेश, अदिति गड़बड़ी किए हो। अनिकेत वेरी गुड, जो भी आंसर बताएगा प्राइवेट करके बताएगा। ऋतिक आपकी भी गड़बड़ी है, देखो क्या गड़बड़ी है।
अभी तक सिर्फ अनिकेत ने सही आंसर दिया है। अभिनव गलत है। कन्हैया गलत है। अच्छा निखिल एक क्वेश्चन सुनो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक डेकागन होता है, रेगुलर डेकागन ले लो। रेगुलर डेकागन में 10 पॉइंट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है सिंपल सा कि उस डेकागन के वर्टिसेस को यूज करके हम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तब तक थोड़ा टाइम पास कर दो। उस डेकागन के वर्टिसेस को यूज करके हम कितने सारे ट्रायंगल्स बना सकते हैं। एक मिनट सर बता रहे हैं। चैट में बताना। प्रीति आपने जो चीज लिखा है, ठीक है, वो सही लिखा है, तो उसके हिसाब से प्रीति हम इसका आंसर क्या बोलेंगे फिर। कन्हैया चेक कीजिएगा, कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। देखिए गाइस, ज्यादा टाइम और स्पेंड ना करते हुए अगर हम एलएचडी निकाले, ठीक है, जैसे आदित्य, क्या आंसर आया आदित्य आपका? सर डेकागोन वाला का 80 ट्रायंगल होगा। बेटा पहले उधर सही कर लो। आई थिंक गलत है, गलत, ठीक है। वो क्या 8 होगा सर। हाँ होगा कितना? 8। 8 नहीं यार, 8 नहीं होगा। अच्छा, तो आदित्य का सिन्हा का 7 आया है। नहीं गाइस, आप लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हो यार। आप लोग एलएचडी अलग से निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालिए। जैसे मैं एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के दिखा देता हूँ यार, 50% काम कर देता हूँ। तो यहाँ क्या रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x minus f of 2 divided by x minus 2। अब आप में से बहुत लोग क्या गलती करोगे जानते हो, आप फंक्शन का वैल्यू 2 पे जो निकालना है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसलिए शायद आप में से बहुत लोग यहाँ पुट कर रहे हो। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन अगर 2 से छोटा है तो ये यूज करना है, लेकिन फंक्शन 2 के बराबर एंड 2 से ज्यादा है तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। 2 के बराबर एंड 2 से ज्यादा है तो आपको ये यूज करना है। तो जब f of 2 की बात कर रहे हैं ना गाइस, तो f of 2 में आपको सीधा ये निकालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, f of 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा f of 2 हो जाएगा 2 into 2 minus 3, ठीक है। तो 4 minus 3 हो गया 1। तो जहां भी f of 2 लगेगा ना, वहां तो हम 1 ही पुट करेंगे और कोई दूसरी चीज पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब f of x कितना है, x minus 1, f of 2 कितना है, वो भी 1 है, ठीक, और नीचे है x minus 2। फिर ऊपर कितना बन गया गाइस, x minus 2, नीचे भी क्या है, x minus 2। अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बना, दोनों ऊपर नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब x minus 2 फैक्टर होगा। ऊपर नीचे से x minus 2 काट सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, 2 के पास है, तो ये कट गया। कितना आया ये चीज, 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 1, ये तो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और देखो यार, यहाँ पे भी अगर आप ddx लगाते हैं सीधा तरीके से,
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही रहता ना। तो जो चीज हमारा यहाँ पे आया वो आंसर तो सही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक इसी तरीके से आप लोग राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे। प्रीति वेरी गुड, सही है। ठीक है, आई होप ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव वैसे निकालो यार फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस। हाँ अनिकेत, 120 होगा, ठीक है। चलिए तो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया गाइस, 1 है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव में भी तो हम शुरुआत इसी से करते, यहाँ पे बस 2 प्लस रहता है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा पहले वाले में 2 माइनस लिखा नहीं था, यहाँ 2 माइनस लिखोगे और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव में 2 प्लस लिखोगे। तो 2 प्लस लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स कौन सा यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे नीचे वाला। तो ये हो गया 2x माइनस 3, एफ ऑफ 2 तो अभी भी हमारा क्या है, अभी भी हमारा वो 1 है। नीचे x माइनस 2, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, ये हो गया 2x माइनस 4, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देख सकते हैं आप कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे से x माइनस 2 कैंसिल करोगे, यहाँ आ जाता है 2, तो फाइनली कांस्टेंट है, तो वही हमारा लिमिट हो जाएगा। तो हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आया गाइस, राइट हैंड लिमिट आ गया 2। तो अगर हम अब फाइनली बात करें सॉल्यूशन का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया हमारा 1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया हमारा 2। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आया सेम पॉइंट पे, तो क्या हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो मैंने आप लोगों को बस ऐसे ही ये कर दिया था, मैंने पूछ दिया बताओ डिफरेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है उस पॉइंट पे, तो लोग डेरिवेटिव निकालना शुरू कर दिए। यार सिंपल सा सोचते हैं आप कि अच्छा इधर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ddx लगा रहे हैं तो 1, यहाँ ddx लगाओगे तो 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, वही चीज बराबर नहीं है, ठीक है। यस पवनेश, वेरी गुड। अभिषेक क्या ये चीज समझ में आया गाइस, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, सो अब आते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अच्छा अदिति का पूछना है कि अगर ये दोनों इक्वल आते तो क्या होता। तो अदिति मान लो कि यहाँ पे x माइनस 1 के जगह पे, ठीक है, इसको मैं बना देता हूं x नहीं, मतलब मान लीजिए अभी फिलहाल तो इसको जो है रहने दीजिए। आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 2 आया। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आते हैं तो डेरिवेटिव का वैल्यू भी इस पॉइंट पे उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू है 2, ओके। कौन सा चीज कुंदन, सेकंड इक्वेशन में क्या नहीं था। अदिति चीज क्लियर है, अगर दोनों इक्वल कॉमन नहीं दिए थे, अगर कॉमन नहीं दिया था, अरे यार लेकिन ये अच्छा
ओके चलो अच्छा है यार, मतलब ओके ओके सॉरी सर, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकली आप क्वेश्चन को कैसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये दो में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा आपका और 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ज्योमेट्री के लिए क्या मतलब देखा है, जैसे कि हमने लिमिट्स में क्या सीखा हुआ है, लिमिट्स में सीखा हुआ है कि चाहे एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या ना हो, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू कहां जा रहा है, जस्ट राइट में फंक्शन का वैल्यू कहां जा रहा है, अगर दोनों वैल्यू सेम पॉइंट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट डिफाइंड है, फंक्शन एक लिमिटिंग वैल्यू की तरफ जा रहा है। कंटिन्यूटी में हमने ज्योमेट्री के लिए क्या समझा था कि उस पॉइंट पे जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और अगर आपको हाथ नहीं उठाना पड़ा उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ये हमने कंटिन्यूटी में सीखा था, राइट। उस पॉइंट पे अगर फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है तो फिर हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो ज्योमेट्रिकली लिमिट में ये मतलब था, राइट, जो फील आता है। फिर कंटिन्यूटी में ये था कि उस पॉइंट पे ग्राफ में कोई होल नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्मूथली ग्राफ वहां से पास होना चाहिए, स्मूथली नहीं मतलब कि उस पॉइंट पे ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करूं तो एक पॉइंट पे फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होता है जब ग्राफ वहां पे स्मूथली पास करे। जैसे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अभी हमने क्या देखा हुआ उस एक्सप्रेशन देखा है कि डेरिवेटिव निकालने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है। तो चलो एक पॉइंट यहाँ पे मैं P ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे Q ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया C कॉमा, ये हमारा C पॉइंट है, X पे C आ गया और Y पे क्या हो जाएगा F ऑफ C हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो C कॉमा F ऑफ C हमारे कोऑर्डिनेट्स। Q पॉइंट की बात करें तो मान लीजिए जो Q पॉइंट है ना वो P से थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पे C प्लस डेल एक्स कर देते हैं, ठीक है, C प्लस डेल एक्स कर देते हैं और यहाँ पे या फिर समझाने के लिए इसको H लिख देता हूँ। तो C प्लस H, H क्या है, छोटा सा एक वैल्यू है। तो मान लीजिए कि P और Q के बीच में छोटा सा गैप है, इन दोनों के बीच में, उसको मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा उस हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा F ऑफ C प्लस H। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए C प्लस H कॉमा F ऑफ C प्लस H, ठीक है। P और Q क्या है गाइस, P और Q दोनों इस ग्राफ के ऊपर का पॉइंट है, ग्राफ के ऊपर का पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फंक्शन छोड़िए, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि PQ का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ PQ, तो क्या क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि नहीं, स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट का कैसे निकालते हो, अगर एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, स्लोप कैसे निकालते थे बताइए। y2 minus y1 by x2 minus x1। y2 minus y1 by x2 minus x1। तो यहाँ पे ये मान लो ये हमारा x1, y1 है, ये x2, y2 है, तो उस हिसाब से हो जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई c प्लस h माइनस c, ठीक है, डिवाइडेड बाई c प्लस h माइनस c, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया इस पॉइंट का स्लोप। अच्छा, स्लोप अल्टीमेटली क्या होता है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन के साथ और उस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे, तो एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल जो होता है उस एंगल का टेंजेंट का वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं धीरे धीरे ये जो Q पॉइंट दिख रहा है ना आप लोगों को,
इस Q पॉइंट को धीरे धीरे मैं ऐसे इस डायरेक्शन में ले जाऊं, धीरे धीरे इस डायरेक्शन में लेगा, तो पॉइंट किसके तरफ जाएगा? पॉइंट धीरे धीरे कहां जाएगा? P की तरफ जाते रहेगा। ठीक है, P की तरफ जाते रहेगा। अभी अगर बात करें तो ये जो कर्व दिख रहा है, ये फंक्शन का जो ये फंक्शन किसी फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। अभी फिलहाल ये PQ क्या है? PQ अभी एक सीकेंट की तरह काम कर रहा है। आपने सर्कल्स चैप्टर में सीकेंट पढ़ा हुआ था। क्या होता है सीकेंट? एक लाइन होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पे भी इस कर्व को ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं फिलहाल सीकेंट। अब जैसे जैसे हम इस पॉइंट को धीरे धीरे ऊपर लेते आएंगे और धीरे धीरे ये पॉइंट P की तरफ आते रहेगा, तो P की तरफ आप जस्ट इमेजिन करो कि P के ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है। ठीक है, P से इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम, इतना कम कि हमको नेकेड आई से दिखाई ही नहीं देगा। तो उस केस में क्या हो रहा होगा? उस केस में जो Q है वो P की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, और जैसे जैसे Q P की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये गैप कितने का है? ये C पॉइंट है और ये C प्लस H पॉइंट है, तो ये गैप हो गया H का ना, तो ये H क्या हो रहा होगा? H 0 को अप्रोच कर रहा होगा। जब Q P को अप्रोच कर रहा है तो ये जो हमारा H है ये 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो उस केस में जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, बहुत क्लोज, और उस सिनेरियो में ये सीकेंट के जगह पे एक टैंजेंट की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि टैंजेंट क्या होता है गाइस? टैंजेंट एक लाइन होती है जो एक कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, सो व्हेन Q अप्रोचेस P, जहां पे H अप्रोचेस 0 हो जाता है, तो ये जो सीकेंट होता है ना, अभी जो सीकेंट है, सीकेंट PQ, ये कन्वर्ट हो जा रहा है किस पे? टैंजेंट एट पॉइंट टैंजेंट। ये थोड़ा कैमरे से बाहर चला गया। जब ये Q पॉइंट जो है हमारा P को अप्रोच कर रहा है, वो तो उस केस में H जो है वो ऑलमोस्ट 0 की तरफ जा रहा होगा, तो 0 की तरफ जा रहा है, तो जो सीकेंट PQ है अभी फिलहाल वो क्या बन रहा है? वो घुमा फिरा के आएगा और बनेगा टैंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, टैंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है गाइस, सो अब जैसे ये टैंजेंट बन गया, तो इस इक्वेशन को रीराइट अगर करें, तो ये इक्वेशन रीराइट करेंगे तो क्या बन गया? ये बन गया H कहां पे जा रहा है? 0 को जा रहा है, राइट? तो H 0 को जा रहा है, तो लिमिट H जब 0 को जा रहा है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h, ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमको उस पॉइंट पे टैंजेंट। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमने सिंपल ये 2 पॉइंट का स्लोप निकाला, इस 2 पॉइंट का स्लोप निकाला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से। ठीक है, अब इस ग्राफ पे मैंने बताया कि ये हमारे 2 पॉइंट है, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से बने हैं। अब जैसे जैसे हम Q को P की तरफ ले जाएंगे, तो H जो है, जो ये गैप है इनके बीच में, ये गैप, ये ऑलमोस्ट 0 की तरफ जाएगा। अभी फिलहाल जो हमने स्लोप निकाला गाइस, ये स्लोप क्या था? ये स्लोप से हमको कहीं ना कहीं क्या मिला? सीकेंट वाली लाइन मिली थी। ठीक है, स्लोप से हमको सीकेंट वाली लाइन मिली थी। अब जैसे जैसे हम Q को इस तरीके से ऊपर लेकर आ रहे हैं, Q को जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ ला रहे हैं, जिसके कारण H 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में जो सीकेंट वाली लाइन है वो अब उस पॉइंट पे टैंजेंट वाली लाइन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अब उनके बीच में जो गैप है वो ऑलमोस्ट 0 है, मतलब नेकेड आई से आप नहीं देख पाओगे। तो अब वो जो लाइन होगी वो ग्राफ को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट नहीं करेगी, वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट से पास करते हुए जाएगी। और एक ही पॉइंट से अगर एक लाइन ग्राफ को टच करके जाती है तो हम उसको कहते हैं टैंजेंट वाली लाइन, तो वो बेसिकली टैंजेंट बन जाएगा। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन में जो H है, जब ये H 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो ये एक्सप्रेशन हमको अल्टीमेटली क्या देगा?
ये हमको अल्टीमेटली देगा टेंजेंट एट पॉइंट सी, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट सी। तो क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि ज्योमेट्रिकली ये हमको क्या देता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट देता है, ठीक है, उस पॉइंट पे टेंजेंट देता है। आया समझ में ये चीज? एक बार देखो अच्छे से सारी चीजों को, बाकी लोग एक बार अच्छे से देखो, समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि वो एक्सप्रेशन में x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो वो सीकेंट की जगह टेंजेंट बन रहा है। मतलब अब सिनेरियो कैसा होगा, अगर मैं एक रफ एस्टिमेट करूं तो ये कुछ p q ऑलमोस्ट एक दूसरे के ये पास होंगे और जो टेंजेंट वाली लाइन होगी वो ऐसे करके निकल जाएगी। तो एक बार देखिए, अगर आप सबको समझ में आया तो एक बार यस पे क्लिक कर दो, जिसको दिक्कत हो रही है तो प्लीज एक बार पूछे कहाँ पे दिक्कत है, डिस्कस करते हैं। क्योंकि गाइस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ये चैप्टर मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर खत्म है। अब उसके बाद क्या बचेगा, तो उसके बाद वही सब फॉर्मूलाज हो गए, ddx ऑफ x पावर n sin x वगैरह, ये सब के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इवन अगर आप आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उन सब में अगर आप खोल के इस चीज को पढ़ोगे सेम चीज है, एक बार वहां पे रीड कर लेना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। ऋतिक आया समझ में? यस सर। ओके, सो गाइस डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर यहीं पे खत्म है, राइट। क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिले कि एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लिमिट वाला जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, फाइनाइट होना पड़ेगा। अब इसी के ऊपर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा, राइट हैंड डेरिवेटिव देखा, फिर हमने दो क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन था जिसमें सीधा डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला और हमारा आंसर आ गया, और दूसरा क्वेश्चन जो किया उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ा, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ा, ठीक है। और फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब ज्योमेट्रिकली ये एक्सप्रेशन आपको क्या देता है, तो ये हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट देता है, ठीक है, टेंजेंट की लाइन देता है, क्लियर। तो ये अल्टीमेटली शॉर्ट में ब्रीफ में आपके दिमाग में इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बचा है तो कुछ भी नहीं बचा, क्लियर। तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा चैप्टर है, अब समझ सकते हो कि इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो इसीलिए आपके बोर्ड्स वालों ने कुछ इसमें से कट नहीं किया। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो जहां तक मुझे याद है उन्होंने पूरे चैप्टर में से मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी एंड रोल्स थ्योरम, इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। दोनों में से आई थिंक रोल्स थ्योरम में ये वाला एक्सप्रेशन का यूज होता था, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वहां पे यूज होता था। और बोर्ड्स में हमेशा जब भी क्वेश्चन आया है 90% केसेस में एमवीटी या रोल्स थ्योरम पे ही क्वेश्चन आता था। तो अब वो किस पे आएगा, वो या तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवाएंगे या कंटिन्यूटी चेक करवाएंगे, ठीक है, क्लियर है गाइस। मतलब 90% केसेस में एमवीटी या रोल्स थ्योरम पे ही क्वेश्चन आता था, अब क्योंकि वो हटा दिया गया है तो आपका फोकस होना चाहिए कि अच्छा ये डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट रूल से कैसे निकालते हैं, और अभी जो अगली क्लास होगी डिफरेंशिएशन की वहां पे और सीखोगे आप, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट चीज आएगा ddx ऑफ मान लीजिए x टू द पावर x, तो x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे एंड सो ऑन, वो चीजें ऑलरेडी आपने थोड़ी सी फिजिक्स में कर रखी होगी, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं एग्जाम में? क्या मतलब x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन? यस सर। हाँ, आप चाहो तो इस रूल से भी कर सकते हो और अपना नॉर्मल ddx मतलब log log लगा के भी उधर कर सकते हो। अब क्वेश्चन अगर बता देता है ऋतिक कि फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव से निकालना है तो फिर आपको ये वाला जो हमने किया है ना उस तरीके से ही फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन सीधा पूछता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएशन निकालो और कोई रूल वगैरह नहीं बताया तो आप सीधा जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वो चीज लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहीं पे कह रहा है कि आपको फॉर्मूला लगा के करना है तो फर्स्ट रूल मत लगाना, कहीं पे कह रहा है फर्स्ट रूल लगाना है तो फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। अनिकेत का पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का।
तो अनिकेत कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है ना एक पॉइंट पे, तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस होता है, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब कोई पॉइंट पे हो सकता है फंक्शन कंटीन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अच्छा देखिए गाइस, और एक थोड़ा सा क्लियर आइडिया देखते हैं, ठीक है? हमारे पास 5-7 मिनट बचेंगे। ये जैसा ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है? तो यहां मैं ऐसे कह सकता था कि ये पैराबोला है, ये पॉइंट से घूम गया ग्राफ, ठीक है? ये पॉइंट था टर्निंग पॉइंट, जहां से ग्राफ ने डायरेक्शन फिर से चेंज कर दिया। तो यहां जब हम ऐसे अप्रोच कर रहे होंगे और यहां हम जैसे ही अप्रोच कर रहे होंगे, तो हमें टेंजेंट सिर्फ एक ही टाइप का टेंजेंट मिलेगा, राइट? सिर्फ एक ही टाइप का टेंजेंट मिलेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि आप यहाँ से जो टेंजेंट अप्रोच करोगे और यहाँ से जो अप्रोच करोगे, दोनों ही केस में फिर लास्ट में कुछ इस तरीके का ही टेंजेंट वाला लाइन बनेगा, ठीक है? लेकिन मान लीजिए मैंने ये लिया, ये कौन किसका ग्राफ होता है? ये होता है हमारा मॉड एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है? वी शेप में तो मॉड एक्स का ग्राफ होता है। तो अब ये पॉइंट से कहीं वो क्रॉस किया है। अब देखिए गाइस, थोड़ा सा एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड मॉड एक्स ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है? सिर्फ मॉड एक्स लिखा मतलब। अब देखिए इस केस में क्या है कि अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो मतलब आप इस पॉइंट पे, ठीक है? कौन सा पॉइंट है ये? x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। तो यहाँ जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होंगे तो गाइस यहाँ पे ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है हमारा y इज इक्वल टू x वाला, ये लाइन है हमारा y इज इक्वल टू माइनस x वाला, ठीक है? तो ये कितना एंगल बनाता है? ये बनाता है 45 डिग्री का। और ये कितना बनाता है? तो ये बनाता है ये वाली जो लाइन है ये बनाता है 135 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा निकालूं ना, तो इस लाइन के लिए tan थीटा का वैल्यू आता है 1 और इस लाइन के लिए tan थीटा का वैल्यू आता है -1। तो अगर यहाँ बात करें तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको? एक सीधा लाइन दिख रहा है। तो सीधा लाइन दिख रहा है, उसका कोई भी पॉइंट पकड़ोगे यार, उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा? वही लाइन होगी। एक स्ट्रेट लाइन अगर इस तरीके का होता है, उसमें कोई भी पॉइंट पकड़ोगे और उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालने की सोचोगे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा तो नहीं बनेगा, राइट? उस पॉइंट पे कैसा टेंजेंट बनेगा? जो टेंजेंट होगा वो उस लाइन के ऊपर ही कोइंसिडेंट होगा, उस लाइन के ऊपर ही कोइंसिडेंट होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट बनेगा उसका वैल्यू होगा 1, मतलब वो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालोगे उस एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा -1। और राइट साइड से अगर कर रहे हो गाइस, राइट साइड से, तो ये वाला ग्राफ होगा। अब ये वाले ग्राफ में अगर आप कोई भी पॉइंट पकड़ते हो और उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो इसी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट होने वाला है, और इसी लाइन के ऊपर अगर वो कोइंसिडेंट होने वाला है तो उस पे टेंजेंट का वैल्यू कितना होगा? tan थीटा का वहां पे वैल्यू आ रहा है 1। तो इधर क्या दिखा हमको? यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे tan थीटा का वैल्यू आया 1, यहाँ किसी भी पॉइंट पे tan थीटा का वैल्यू आया -1। तो जैसे जैसे आप इधर अप्रोच कर रहे होगे नीचे की तरफ, जैसे जैसे आप इधर इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो और यहाँ से भी इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो, तो ये -1 है और ये 1 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब लेकिन इस पॉइंट पे अगर बात करें तो हमारा फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, क्योंकि कोई भी ब्रेक नहीं है इस पॉइंट पे, लेकिन हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है? तो क्या सीखा हमने कि अगर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटीन्यूअस डेफिनेटली होगा, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरा एक सिंपल सा लॉजिक देखो गाइस, ये भी आप ग्राफ देख के बता सकते हो सीधा कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। वो कैसे बताओगे? कि अगर एक पॉइंट पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है ना, तो उस पॉइंट पे खाली आप इतना ध्यान से देखो कि हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट के साथ कितना डिफरेंशिएबल है। इतना ध्यान से देखो कि हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट के साथ कितना डिफरेंशिएबल है।
थ्रू स्मूथली पास करना चाहिए। अगर उस पॉइंट पे एक कॉर्नर शेप का कुछ बनेगा ना, ठीक है, अगर वो हमारा ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट की तरह काम कर रहा है, क्लियर, तो फिर उस पॉइंट पे नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। देखो इस पॉइंट पे कितने सारे टैंजेंट बन रहे हैं। इस पॉइंट पे ये एक टैंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये एक टैंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये एक टैंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये एक टैंजेंट होगा। देख सकते हो ना, इस पॉइंट पे कितने सारे टैंजेंट बना दिए मैंने, मल्टीपल टैंजेंट बना दिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ शेप है जिसमें ये वाला पॉइंट लिया है, ठीक, ऐसा कुछ शेप है जहां पे इस पॉइंट पे ग्राफ क्या हो रहा है, स्मूथली पास कर रहा है, आराम से, मतलब गाड़ी भी चलाओगे तो आराम से ये पॉइंट को क्रॉस कर लोगे। बट सोचो कि ये वी शेप में इस पॉइंट पे आपको गाड़ी टर्न करने में कितनी दिक्कत होगी। तो इधर क्या हो रहा है गाइस कि यहाँ पे अभी टेंजेंट का लाइन, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे कुछ ऐसा होता है। जैसे जैसे आप इस पॉइंट की तरफ जाओगे ना, तो इस पॉइंट पे इसके लेफ्ट से जो टेंजेंट की लाइन होगी और इसके राइट से जो टेंजेंट की लाइन होगी वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में हल्का सा गैप होगा, इसलिए एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। बट एंड अल्टीमेटली अगर इस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा, इसमें मल्टीपल टेंजेंट नहीं बना पाओगे, एक ही टेंजेंट बनेगा सिर्फ। जबकि इस वी वाले शेप में क्या है, मल्टीपल टेंजेंट बनना है, ठीक है। तो ग्राफ देख के भी आप आसानी से बता सकते हो कि ये डिफरेंशिएबिलिटी होगा या नहीं, मतलब उस पॉइंट पे हम उसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और यही रीजन है गाइस, यही रीजन है कि आप लोगों को फिजिक्स में ये बताया गया था कि ddx ऑफ x का वैल्यू होता है 1। बताया ना आपको, ddx ऑफ x का वैल्यू होता है 1, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि ddx ऑफ mod x क्या होता है। बताया किसी ने ddx ऑफ mod x क्या होता है? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? जबकि दोनों का ही केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। x का लाइन कैसा होगा, तो x का लाइन ऐसा बनेगा, और mod x का ग्राफ कैसा होगा, तो mod x का ग्राफ ऐसा बनेगा। दोनों में तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये चीज क्यों नहीं बताया? क्योंकि इस पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा था, जबकि इस केस में कोई कॉर्नर वाला सीन नहीं था, ठीक है। So finally, differentiability is not possible at a corner point or at a sharp point. Clear है निकेत? आया समझ में? बाकी लोग और अच्छे से समझ में आ गया कि डायरेक्टली ग्राफ देख के हम कैसे बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी होगा या नहीं होगा? सर डायगोनल वाला बता दीजिए कितना ट्रायंगल होगा, डेकागोन वाला। सर हाँ सर बोल रहे थे अगर जो मतलब चीज, अगर जो किसी चीज को मतलब किसी क्वेश्चन को बोला है कि डिफरेंशिएबिलिटी शो करने के लिए, और उसमें मतलब पूछ रहा है कि उसमें कुछ वैल्यू पूछ रहा है, जैसे कि ए बी या कुछ दिया है दो वेरिएबल, तो सर कंटिन्यूअस का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, मतलब डिपेंड करेगा। मान लो कि अगर आपको फंक्शन एक ही दिया हुआ है तो उस केस में एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा वैसे अगली क्लास में। जनरली हमको दो अगर वेरिएबल्स है ना, तो हमको हमेशा एक बार कंटिन्यूटी यूज करना पड़ ही जाता है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी यूज करोगे वहां पे हम क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगा, तो लिमिट वाले एक्सप्रेशन में आपको ए और बी का एक एक्सप्रेशन आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, फिर फंक्शन के वैल्यू में भी ए बी आ जाएगा, तो वहां से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, वहां से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा ए बी के टर्म्स में। तो ऊपर एक एक्सप्रेशन रहेगा ए बी, नीचे एक एक्सप्रेशन रहेगा ए बी के टर्म्स में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा, और उस पे आप एक उसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन यार मैं अगली क्लास में स्टार्टिंग में पहले वो करवा दूंगा, ठीक है सर। सर बोल रहे थे, अच्छा सर हाँ सर बोल रहे थे जो YouTube पे जो वीडियो डालते हैं लोग आप लोग, हाँ। उसको मतलब चैप्टर वाइज छाट कर डालते हैं, तो देखने में सहूलियत होती है। जो कभी कल किसी चैप्टर का मतलब मैं आईटी समझ का रहा देखने का, आईटी का चैप्टर का देखना था तो मिल ही नहीं रहा था YouTube वीडियो। आईटीएफ का, यस सर। आईटीएफ का यूट्यूब पे अभी तक डला ही हुआ नहीं था। यूट्यूब पे हमने 1 महीने के बाद से वीडियोस डालना शुरू किया था, पहले गूगल ड्राइव पे वीडियोस से, तो गूगल ड्राइव के लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, और अभी तक हमने गूगल ड्राइव से उस चीज को डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाला ही नहीं, क्योंकि यार हम लोग जो भी ये सब काम कर रहे हैं फैकल्टी वगैरह ही कर रहे थे। तो वैसे आईटीएफ का एक काम करना, कमलेश मेरे को एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। लिंक भेज दीजिएगा मेरे को।
हाँ अच्छा ऋतिक, अच्छा बाकी लोग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लेना यार, मतलब ddx और sin x क्या होता है, tan x क्या होता है, क्योंकि अब क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। ओके सो ऋतिक देखिए, ऋतिक ये मैंने तो ऑक्टागन बनाया, ऑक्टागन का एग्जांपल ले लेते हैं, डेकागन में भी वही चीज लग जाएगा। तो देखो ऋतिक, सर कैमरा दिखाइए। अच्छा देखो ये ऑक्टागन है, एक ऑक्टागन में ये रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। रेगुलर ऑक्टागन है, इसमें है 8 वर्टिसेस। अब एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है 3 पॉइंट, और तीनों क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक रेगुलर ऑक्टागन में देखो कोई भी 2 पॉइंट पकड़ोगे ना ऋतिक, तो उससे एक लाइन पास हो जाएगा। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि उन तीनों से सेम लाइन पास नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो जैसे कि एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये दोनों कोई भी 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होगा, ये भी हमेशा कोलिनियर है, ये भी हमेशा कोलिनियर होगा। लेकिन इन 3 पॉइंट से क्या सेम लाइन पास कर रहा है, अगर सेम लाइन पास नहीं कर रहा तो उसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ट्रायंगल बनाने के लिए भी हमको एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होता है। तो देखिए ऋतिक, क्या ये नॉन कोलिनियर है ऋतिक? यस सर है। तो नॉन कोलिनियर है तो हमको इस 8 में से मान लो कि आपको मन किया ये पॉइंट उठाने का, ये पॉइंट उठाने का और ये पॉइंट उठाने का, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक यूनिक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल और किसी दूसरे तरीके से बन सकेगा? नहीं बन सकेगा, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट उठाता हूं, ये पॉइंट उठाता हूं और ये पॉइंट उठाता हूं, इनको ज्वाइन करके भी हमको क्या मिल जाएगा, एक यूनिक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो फाइनली जो चीज देखनी है वो ये कि कोई भी इसमें से 3 पॉइंट उठा रहे हो, सारे के सारे नॉन कोलिनियर है, तो उसमें से कोई भी 3 पॉइंट उठाओगे और उसे ज्वाइन करोगे तो आपको एक यूनिक ट्रायंगल ही मिलने वाला है, ठीक है। तो फाइनली नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, तो इन 8 पॉइंट में से 3 पॉइंट को जितने तरीके से चूज किया जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है, वही नंबर ऑफ वेज हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको दे देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाता है इस केस में 8C3, क्योंकि मैंने आपको डेकागन दिया था, डेकागन में 10 पॉइंट होते हैं, तो इसीलिए हमारा वहां पे आंसर होना था 10C3। 10C3 मतलब 10 into 9 into 8 divided by 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 होता है, ठीक है। 10 into 9 into 8 divided by 3 फैक्टोरियल, तो ये 72 होता है, 12 तो 12 10, इसीलिए फाइनल आंसर 120 हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ऋतिक, समझ में आया? हाँ प्रत्युष, अभी ठीक हूँ, मतलब अभी फिर क्लास लेके जाके सो जाऊंगा, बस थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ऋतिक यार मैथ्स के टेस्ट वो इवन मेरे पास वो भी था, क्या कहते हैं, आपको अगर याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में वो डिस्कशन भी किया था क्वेश्चंस वगैरह का, राइट। तो मेरे पास की भी पड़ा हुआ था, बट तबीयत सर एक खराब थी तो क्वेश्चन मेरे आपको दिमाग, व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, वो नहीं देखे हैं। हाँ वो अभी देख उसी दिन लेता सेंड, जो बोले थे कि सेंड करो अभी क्लास चलते टाइम। हूँ। मेरी फ्राइडे के बाद से तबीयत खराब हुई है, फ्राइडे शाम से, तो उसके बाद से बिल्कुल नहीं लिख पा रहा हूँ, फोन भी खराब हो गया, फोन का टच पैड काम नहीं कर रहा है, तो जो भी यूज कर रहा हूँ ना, लैपटॉप पे खुल जाता है व्हाट्सएप, पूरा टाइम लैपटॉप में रहता है। अभी कोई भी फोन खोल के देखेगा तो उसको दिखेगा कि सर ऑनलाइन है, क्योंकि लैपटॉप वाले व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज ड्रॉप करता है तो सीधा दिख जाता है ना। सो गाइस ठीक है, सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।